हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, जिसका थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिसके हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो किसी ने भी पहले उन 2 लेक्चर्स को या कम्युनिकेशन की थ्योरी को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाकर देख लीजिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हमारा। देखते हैं क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वैसे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं इसको। कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, कन्वर्सिंग मतलब जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स। जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं स्पिरिट्स या एंसेस्टर से, मतलब अपने खुद की इनर फीलिंग से करते हैं, जो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि वो नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था अपना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और एक लेक्चर था हमारा सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें आप देखा जाए तो बाकी ऑप्शंस के बेसिस पे भी आप आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाकी ऑप्शंस क्या हैं इसके? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है जब हम खुद से बातें करते हैं। अब खुद से बातें करने का मतलब क्या है कि उसमें स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स की कोई बात नहीं की जाती। जब हम मतलब खुद के व्यूज़ जानते हैं या भगवान से प्रे करते हैं तो उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल में जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, एक सेंडर हो और एक रिसीवर हो। डायलॉग कम्युनिकेशन ऐसा कोई कम्युनिकेशन है नहीं। ठीक है, तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। जो भी हमारा टीचर है वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो उसको कैसा कम्युनिकेशन का टाइप यूज़ करना चाहिए, मतलब क्या फॉलो करना चाहिए कि ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप रखना है। इसमें ऑप्शंस देखते हैं। इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये है कि क्लासरूम में है, टीचर आपको टीच कर रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, वो कौन सा टाइप माना जाएगा। हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप इसमें हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल की बात आती है तो इंटरपर्सनल में क्या देखा गया है कि हमारे 2 लोग होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। लेकिन जब भी क्लासरूम की बात होती है तो क्लासरूम किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक टीचर या एक स्टूडेंट को हम क्लासरूम नहीं कह सकते, तो इंटरपर्सनल इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जब ऑडियंस एक्चुअली में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब पूरी जब देश की जनता उसको देख रही होती है तो वो क्या होती है? मास कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम की बात हो रही है तो ये टाइप भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि जो क्लासरूम है ग्रुप की तरह ही है। ठीक है, वहाँ पे मान लो 20-30 बच्चे बैठे हैं तो वो 20-30 बच्चों का क्या है? ग्रुप है, और टीचर उनको क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम इसे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ग्रुप कम्युनिकेशन है, हम एक बार में ही 30 बच्चों को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए ना ये इंटरपर्सनल हो सकता है ना ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक,
जनरल सेंट्रिक और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। ठीक है, टीचर सेंट्रिक मतलब कि टीचर के अकॉर्डिंग जो उनको अच्छा लग रहा है वो पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जनरल सेंट्रिक मतलब टोटली मतलब कोई भी टॉपिक चल रहा है, हमने जनरली एक टॉपिक उठा लिया, ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक की मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के थ्रू ही हम लेते चलें कि जो भी टेक्स्ट बुक में बताया है वो सिखाते जाएं, वो लर्न करवाते जाएं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्टूडेंट सेंट्रिक। मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए कि स्टूडेंट के क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आइडियाज़ हैं, वो किस हिसाब से लर्न करना चाहते हैं, तो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इम्पॉर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट विद हिज स्टूडेंट। मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करती है। अब इसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी एंड एंटीपैथी। अब ये है कि ये चारों पॉइंट हम कह सकते हैं मिलते जुलते हैं, तो इसका सबसे सही आंसर हम तभी देख पाएंगे जब हमें इन चारों का मतलब पता होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन चारों का मतलब क्या है। ठीक है, जब अपने टीचर जो है स्टूडेंट से कम्युनिकेट करती है, उसमें ऑप्शन फर्स्ट है आपका सिंपैथी। मतलब सिंपैथी का मतलब कि ना टीचर क्या है, अपने बच्चों से सिंपैथी रखती है कि हाँ ये बच्चे पढ़ने आए हैं, मुझे इनसे सिंपैथी है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब टीचर को कोई भी सिंपैथी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम एम्पैथी की। एम्पैथी की क्या है, मतलब है कि हम मतलब इमेजिन करते हैं कि दूसरे वाले पर्सन का मूड कैसा है और वो किस हिसाब से हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एम्पैथी होता है। मतलब कि पर्सन क्या फील कर रहा है और उसका मूड कैसा है, वो कैसे हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो ये डेफिनेटली इसका आंसर हो सकता है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है कि फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड अबाउट एनीथिंग। मतलब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो अगर आप टीचर हो, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, अगर आप ही अपने लर्निंग में या कुछ भी सामने वाले को सिखाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट भी उसमें कुछ नहीं सीखेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी फीलिंग जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं, मतलब ऐसा कोई जिसको हम लाइक नहीं करते हैं तो हम उसके साथ कोई भी बायसनेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटीपैथी। तो डेफिनेटली टीचर को किसी भी स्टूडेंट को क्या है, सबको इक्वल मानना चाहिए और किसी को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि स्टूडेंट क्या फील कर रहा है, उसका मूड कैसा है, वो किस हिसाब से चीज़ों को सीखना चाहता है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आर। मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हमने अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनफॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल, जहाँ पे हम किसी भी अपने ग्रुप्स, फ्रेंड्स, फैमिली से इनफॉर्मली तरीके से बात करते हैं, जहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज। ठीक है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। हमारे फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव, देन अफेक्टिव, देन कॉग्निटिव एंड नॉन सिलेक्टिव। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमारा होता है कॉग्निटिव। जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डोमेन, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है, कुछ ना कुछ हमारी इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो जब भी हम क्लासरूम में बैठते हैं तो यही होता है कि हम अपनी मेंटल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे कुछ ना कुछ नॉलेज क्रिएट करते हैं। वो स्किल्स बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले वो जो चीज़ हमें टीचर पढ़ा रहा है वो हमारे दिमाग में क्या होती है, याद होती है, उससे हमें नॉलेज क्रिएट होती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन
किससे इक्वेट कर सकते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में बैठ के मीटिंग्स करते हैं या कुछ भी बात करते हैं, और इसमें देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन भी ऐसा ही होता है कि एक साथ पर्टिकुलर 30-40 लोगों का, 20-30 लोगों का ग्रुप होता है जिससे कुछ कम्युनिकेट किया जाता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को हम किससे इक्वेट करते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इन इज डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, अगर हमारा कुछ भी वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है और उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन मतलब कि हो सकता है कि हम कोई भी मैसेज लिख रहे थे लेकिन वो नहीं लिख पाए, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस है शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्रडिक्शन, अनइवननेस और एंट्रोपी। इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है कि कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एंट्रोपी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज। ठीक है, जो हमारा सर्कुलर कम्युनिकेशन था, हमने जहाँ पे पढ़ा था अपना प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, उसी को हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि द एनकोडर, जो एनकोडर होता है वो डिकोडर कब बनता है? ठीक है, एनकोडर का मतलब जो मैसेज को एनकोड करता है, मतलब सेंडर जो लिखता है, ठीक है, वो डिकोडर, डिकोड मतलब रिसीवर जो मैसेज को समझ के आगे अपना फीडबैक देता है। तो जो एनकोडर है वो डिकोडर कब बनेगा? मैंने आंसर बता ही दिया, जब क्या होगा? फीडबैक होगा। ठीक है, जैसे ही फीडबैक होगा, ठीक है, जो डिकोडर है वो अपना फीडबैक देगा, कोई भी मैसेज को एनकोड करेगा, जो पहले सेंडर था वो अब क्या बन जाएगा? रिसीवर, और डिकोडर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? फीडबैक। आज का लास्ट क्वेश्चन, मीडिया इज नोन एज। मीडिया को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट और फोर्थ एस्टेट। ठीक है, यहाँ पे एस्टेट मतलब मीडिया इन द सेंस, जो एस्टेट का मतलब है कि जहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब यहाँ पे 4 तरह के एस्टेट होते हैं। जो फर्स्ट एस्टेट होता है, जो हमारा होते हैं भगवान जी, ठीक है, जिनको सब कुछ पता है, ठीक है, कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हम उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या हो गए? भगवान। ठीक है, जो सेकंड एस्टेट होते हैं, जो खुद की मतलब हमारी खुद की जो पर्सन की इंडिविजुअल मोबिलिटी क्या होती है, खुद वो पर्सन क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन ले पा रहा है, वो हो गया हमारा सेकंड एस्टेट। थर्ड एस्टेट होता है कि जब होल पॉपुलेशन को कॉमन नॉलेज होती है, एक जैसी नॉलेज होती है, मतलब होल पॉपुलेशन को देख के कोई भी इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी थर्ड एस्टेट। तो मीडिया कौन सी होती है? हमारी फोर्थ एस्टेट, जो रोल प्ले करती है हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जो फोर्थ एस्टेट है उसको हम क्या कहते हैं? मीडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चंस हमने देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। आगे भी हम क्वेश्चंस अपने कंटिन्यू रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऊपर मेरा स्टडी फॉर नेट का आइकन दे रखा होगा, उसको प्लीज़ टैप करिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने यूनिट डाले हुए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन की पूरी थ्योरी। तो आप उसको डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मेरे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।